सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, क्या अपडेट है, क्या नई नई खबरें हैं, हमारे देखने वालों को बताइए जरा। भारत साहब, आज दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है और खसूसन भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। यूरोप के लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी खबर है। आज हेडलाइंस है पूरी दुनिया के अंदर इस बात की कि आपको पता है कि एक अरसे से जब से ट्रम्प साहब आए हुए 1 साल हो गया है, दुनिया की तजारत ट्रेड जो है वो हिला हुआ है। कभी कॉलोनियां लगती हैं, कभी टैरिफ ऊपर जाती है, कभी टैरिफ नीचे आती है, कभी टैरिफ वापस ली जाती है। तमाम ममालिक जो है वो इससे मुतासर हो रहे थे इस पॉलिसी के साथ। यूरोप ने जो यूरोपीय यूनियन है, उन्होंने भारत के साथ कल एक मुआहदा किया है कि ट्रेड फ्री का मुआहदा, और ये बहुत बड़ा मुआहदा है। इसके ऊपर 20 साल काम हुआ है। आपको पता है कि अभी चंद 10 दिन पहले जर्मन चांसलर जो है वो गए थे डेलीगेशन लेकर वहां पर भारत के अंदर। उस वक्त इसकी बात को सुनी गई थी और वहां उन्होंने कहा था कि हम ये मुआहदा इस वक्त तैयार है। हम सिर्फ चूंकि 26 जनवरी यौम जमहूरिया है, जमहूरियत मनाया जाता है भारत के अंदर, और वो हर साल किसी न किसी हेड ऑफ द स्टेट को उसका चीफ गेस्ट बनाते हैं। और इस साल उन्होंने यूरोपियन यूनियन के सदर, यूरोपियन काउंसिल के सदर और जो खारजा अमूर की कमेटी की खातून है वो इंचार्ज, उसको उनको बुलाया हुआ है एज ए मेहमान के तौर पर, और उस मौके पर ये मुआहदा जो है इसका ऐलान किया जाए। लेकिन ये मुआहदा फाइनल हो चुका है, ये जर्मन चांसलर ने बता दिया था। तो कल जो भारत की यौम जमहूरिया की परेड थी, उसमें वो तीनों आए हुए थे, तीनों एज ए मेन गेस्ट के तौर पर वहां मौजूद थे। और जो उनको लिबास पहनाया गया इंडियन सिल्क का, फंडरलाइन को, जो हमारी जर्मन है और यूरोपीय यूनियन की सदर है, वो और अपने मोदी साहब की जो पगड़ी है, वो दोनों एक ही कपड़े की बनी हुई थी और एक ही प्रिंट था। ये एक साइन है कि भाई हम आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और हम एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। तो उसकी डिटेल जो है आज कल वायदे पे साइन हो गए थे, आज उसकी डिटेल सुबह सुबह उन्होंने बता दी है। और वो कह रहे हैं कि भाई इस वक्त जितने भी तिजारती मुआहदे आज तक दुनिया में हुए हैं, उनमें ये सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा है, कहलाएगा, तस्वर किया जाएगा। इसलिए कि इसके ऊपर एक तो 20 साल काम हुआ है और 2007 में इसके ऊपर काम का आगाज हुआ था। 2013 तक इस पर काम हुआ। 2013 में इस मामले में बहुत ज्यादा कोई इख्तिलाफ पैदा हो गया था और भारत उसके ऊपर अड़ गया था, फिर इसके ऊपर काम बंद हो गया। 2022 तक इस पर काम बंद रहा। 2022 से दोबारा इसको चालू किया गया और ये 2026 में आके इसके ऊपर साइन हो गए। अब ये है कि भारत की पूरा 1.2 अरब जो भारत की आबादी है, उसकी पूरी इंडस्ट्री जो है खुली है। यूरोप के लिए बगैर कस्टम ड्यूटी चीज आएगी यहाँ पर। इसी तरह जो यूरोप के है चीजें, वो सारी बगैर कस्टम ड्यूटी के बाहर जाएंगी। अब जर्मनों को बहुत बड़ी मार्केट मिल गई है अपनी कारों के लिए। जो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी कारों पर, तो कारें वहां पर सस्ती हो जाएंगी। जर्मन कार जो है, जर्मन भी, फ्रांस की भी, जितनी भी यूरोपियन जो भी कार बनती है यूरोप के अंदर, उनको एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो मिल गई है। इसी तरह कहा जा रहा है कि ये स्टील जो है, ये भी भारत बहुत ज्यादा डिमांड है स्टील की, क्योंकि यूरोप बहुत, भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, इंडस्ट्री वगैरह लग रही है वहां पे, तो वहां अपनी डिमांड अपनी पूरी नहीं कर सकता। यूरोप के अंदर बहुत सारी स्टील जो है कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भारत की जो स्टील की मशहूर कंपनी है, उन्होंने, टाटा भाई वगैरह ने खरीदी हुई है, लेकिन वो अपने ही मुल्क में नहीं लेके जा सकते बाहर, इसलिए कि उस पर कस्टम ड्यूटी थी। अब वो यहाँ जो भी स्टील तैयार होगा वो भारत जा सकता है, फ्री है। इसी तरह जर्मनी को ये फायदा होगा कि जो भारत के अंदर अद्वियात बनती है, खासकर कैंसर की अद्वियात जो है, वो इंडिया में बहुत सस्ती हैं, यूरोप में बहुत ज्यादा महंगी है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जो आम सी दवाई है नोवास्क, जो फाइजर कंपनी बनाती है ब्लड प्रेशर की, वो पूरी यूरोप के अंदर 10 शहरों में 100 मिलती हैं, लेकिन जर्मनी के अंदर वो 55 यूरो की 100 गोलियां मिलती हैं। आप नॉर्वे चले जाएं, स्पेन चल के, और ये जो आपके ममालिक हैं बल्कान के, बोस्निया वगैरह, ये इनमें तो और ज्यादा सस्ती है, 8 अरब मिल जाती है।
तो अब इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट ये भी थी कि जर्मन की जो कंपनियां हैं वो इसके खिलाफ थी। वो कहती थी फिर हमारी दवाइयां जो है बिक्री बंद हो जाएंगी और इंडिया से इंपोर्ट कर लेंगी, जो कैंसर की दवाइयां हैं, जो महंगी दवाइयां यहाँ बेचते हैं। लेकिन भारत वो अब दरवाजा खुल गया और अब इस जो खास तौर पे अनाउंसमेंट की गई है इस मुआहदे के अंदर, उसमें तीन चीजों की अनाउंसमेंट की गई है। एक जर्मन कारों की, एक स्टील की और एक अद्वियात की, कि भाई भारत की जो अद्वियात है अब यूरोप के अंदर आम मिलेंगी, आप इंपोर्ट कर सकेंगे और उनको यहाँ जो है वो इसका एक वो और फायदा जो है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, वो टेक्सटाइल का सेक्टर है। आपको पता है टेक्सटाइल जो है पाकिस्तान को एक स्पेशल कैटेगरी दी गई थी जलजिले के बाद, आजाद वाले और सैलाबों के बाद, तो भाई यहाँ से कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी थी टेक्सटाइल की चीजों के ऊपर, तो 11% चीजें सस्ती थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज्यादा है भारत की निस्बत। भारत के अंदर प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जो है रियायतें वगैरह देती है, बिजली की भी स्पेशल टैरिफ उनसे ली जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ये सहूलत हासिल नहीं है। तो इस लिहाज से ये जो कस्टम ड्यूटी ना लगती थी, अब भारत के भी कस्टम ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी। तो इस लिहाज से भारत की टेक्सटाइल जो है वो पाकिस्तान की निस्बत सस्ती हो जाएगी। तो ये एक नया दरवाजा जो है भारत को बहुत बड़ा यूरोप का मिल जाएगा। इस वक्त यूरोप की जो कहते हैं 1.32 अरब डॉलर की तिजारत है यूरोपीय यूनियन के साथ, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत बढ़ जाएगी इस लिहाज से। जी हाँ सर, ये बताइए, ये मुआहदा तो ज़बरदस्त हुआ, इससे ज़ाहिर अब इंडियन जो है उनके लिए वीज़े भी आसानी से मिल जाएंगे, यहाँ तिजारत के वीज़े खुल जाएंगे उनके लिए। और ट्रम्प साहब जो है उनके बयानात में कोई कमी आएगी? रोजाना कोई ना कोई वो गेम डाल रहे थे। देखें, ट्रम्प साहब तो नहीं बोले, लेकिन वजारत खजाना जो है अमेरिका की, उसने इस मुआहदे को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि जब रूस से तेल खरीद रहा है, पास नहीं आया है इंडिया वहां से तेल खरीदने से, और उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज्यादा इस वक्त तेल जो है हमारी इत्तलात के मुताबिक वो रूस का जो रॉ मटेरियल है तेल वो भारत जा रहा है, भारत से सफाई होके अब वो यूरोप के अंदर आएगा और सस्ता तेल उनको मिलेगा यूरोप को मजीद इस मुआहदे के बाद से। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक क्या नाम इसका, इसको हमारी जो पॉलिसी है अमेरिकन पॉलिसी, इसके खिलाफ कदम उठाया है भारत ने। और वैसे भी देखें जो इकदाम इन्होंने पाबंदियां लगाई थी इंडिया के ऊपर, अमेरिका ने, उसने उसकी परवाह नहीं की। वो स्टिल रूस से तेल ले रहा है, और रूस के साथ उन्होंने एक नया मुआहदा किया जिसके तहत 80,000 आदमी हर साल इंडिया से रूस में जाके काम करेंगे, और उसकी तनख्वाह भी फिक्स कर दी है। $1,300 जो है वो उनको मिलेंगे, और उसके अंदर रिहाइश और फ्री मिलेगी बंदे को, मेडिकल फ्री मिलेगा रूस के अंदर, और जो मतलब अर्बेट देगा, जो मुलाजमत देगा, उसको रिहाइश भी प्रोवाइड करनी जो है लाजमी होगी उसके लिए। 1 साल बाद उसको घर जाने का टिकट भी दिया जाएगा। इसके अलावा $1,300 जो है वो उसको दिए जाएंगे, और 80,000 आदमी हर साल वो। लेकिन वो कहते हैं कि इससे ज्यादा आदमी जो है वो इस वक्त एक रुझान है वहां पे जाने का, और मिसाल दी है सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर कि वहां पिछले 1 महीने के अंदर ही को 25,000 भारतीय जो है वहां पहुंचे हैं। तो इस लिहाज से हमारे लिए एक रास्ता और खुल गया भारत के लिए कि रूस के अंदर भी जाके काम करके और वो फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे सकते हैं। तो इस किस्म की एडवांटेज मिल रही है भारत को, और उसकी वजह यही है कि वहां पर उस किस्म की इंतहा पसंदाना रवैया आम इंसान के लिए नहीं है, ये मजहबी तफरीक नहीं है। जो चंद यकीन ऐसे वाकयात हो जाते हैं वो दुनिया में हर जगह हो रहे हैं, लेकिन ये है कि भाई कोई ऐसा कानून साजी नहीं की जाती, या ऐसे दहशतगर्द तंजीमें मौजूद नहीं है जो दुनिया के नक्शे के ऊपर या दुनिया में उनको एज ए दहशतगर्द तस्वर करती है। इसलिए वो फायदा उठा रहा भारत इन चीजों का। हाँ, इसके अलावा ये भी फर्क पड़ा कि यूरोपीय यूनियन ने मुआहदा जो किया वहां पे उनको पता है जमहूरियत है, और अरसा दराज से जाहिर है कभी मेन वजह तो उसकी यही है कि डेमोक्रेसी, बिल्कुल मेन वजह यही है कि वहाँ जमहूरियत है और वहां पर काम करने की आजादी है।
अच्छा, इसमें आप ये बताइए कि यूरोप से अमेरिका की दूरी जो है वो बढ़ जाएगी? देखिए, वो आहिस्ता-आहिस्ता तो बढ़ ही रही है हुँ, और गो अमेरिका उसके वज़ीर दिफ़ा ने ये कहा है, कल ही बयान दिया था कि ये खाम-ख़याली है कि यूरोप जो है वो अमेरिका के बगैर अपना दिफ़ा कर लेगा। लेकिन यूरोप वाले अब ये बात कह रहे हैं और ओपनली कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट अपना दिफ़ा के लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं, उन पर काम हो रहा है और हम अपना दिफ़ा खुद करेंगे। इसमें जो अहम पॉइंट है कि रूस के साथ यूरोप के तल्लुकात बहुत ज़रूरी है बेहतर होने, क्या ख़्याल है? लेकिन बड़ा सब हाल हालात बदलते हुए मतलब वक़्त नहीं लगते, देर नहीं लगती। दुनिया के अंदर जिस तरह तिजारत को अहमियत दी जा रही है, जिस तरह मईशत लोग अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और अगर फैसला पड़ जाता है यूरोप और भारत इनके दरमियान, अमेरिका के दरमियान, तो फिर लाज़िम बात है यूरोप नई मंडियाँ ढूँढेगा, नए रिश्ते बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। कोई बात नहीं कि रूस के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक कर लिए जाएँ। ख़ान साहब थोड़ा-सा ये बताइए जो इस वक़्त फिर वही हालात हैं, ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि ईरान को घेरे में ले लिया गया है। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ईरान के भी हालात बेहतर हो जाएँगे क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता ही है जो लोगों के मसाइल हैं इस वक़्त वो काफ़ी गमगीन है वहाँ पे। देखिए, वहाँ पे हालात ज़रूरत है हालात के बेहतर करने की इसलिए कि मईशत बिल्कुल बैठ चुकी हुई है वहाँ पर। हुँ, इसलिए और वहाँ पर जब तक के तब्दीली नहीं आएगी, वहाँ पर हुकूमत तब्दील नहीं होगी, उस वक़्त तक हालात की बेहतरी की उम्मीद जो है मुमकिन नहीं है। हुँ, क्योंकि इस वक़्त जो लोग इक़्तिदार में हैं या हुकूमत में हैं, उनकी सारी तवज्जो जो है ना, वो इसराइल की तरफ और जंग जंग की तरफ है कि भई हमने ईरान को सेव करना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए वो साथ के ममालिक जो हैं, इसराइल के खिलाफ या जिनको वो दुश्मन समझते हैं, उनको ऊपर अपनी तवानाई ज़्यादा सर्व कर रहे हैं, बजाय इसके कि मुल्क के अंदर अपनी तवानाई उसको स्ट्रॉन्ग करें। अब इतने 20 साल से 30 साल से उनको पर पाबंदियाँ लगती चली जा रही हैं। बीच में एक मौका आया था कि भई पाबंदियाँ उठाई के कम नरम कर दी गई थी। उसका उन्होंने कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठाया कि भई अपने ट्रेड को स्ट्रॉन्ग कर दें। हुँ, आप पता है तिजारत के अंदर जर्मनी एक बहुत बड़ा पार्टनर था ईरान का और ईरान जर्मन बैंक जो थे वो ईरान के सरमायाकारों को मुकामी सरमायाकार जो ईरान के थे उनको जर्मन बैंक कर्जे दिया करते थे कि अगर वो जर्मन मशीनरी खरीदते हैं। ये सारा दौर बदल गया इसलिए कि जो पॉलिसी इख्तियार की वहाँ की इंतहा पसंद आना हुँ। हुकूमत ने उससे फिर जो है दुनिया के अंदर पीछे हटनी शुरू हो गई ईरान से इंटरनेशनल पाबंदियां लगनी शुरू हो गई और ये पाबंदियां अब ज्यादा देर सहने की हिम्मत नहीं है तो इसलिए जरूरत के वहां पर अगर रिगियरिंग जो है वो हुकूमत जो है वो तब्दील की जाए जरूरी नहीं कि मगरब की पसंदीदा हुकूमत लाई जाए ये भी जरूरी नहीं कि शाह के बेटे को लाया जाए वहां के अवाम ये चाहते हैं कि भाई एक डेमोक्रेटिक हुकूमत जो है वो वहां पर कायम हो ख़ान साहब चाइना इन्होंने क्या तैयारी की हुई है ट्रम्प साहब ने वो एक अलग कहानी है जी, कि वो किसको लेके आना चाहते हैं जी। लेकिन वहां के अवाम जो है वो यही चाहते हैं कि एक मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेटिक हुकूमत कायम हो जाए चाइना के साथ भी यूरोप के तजारती जो आपने देखा कि काफ़ी तल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं इस तरह इंडिया के साथ और यूरोप ने खुद अपना रास्ता ढूंढा ऐसे मौके पे जब अमेरिका आंखें दिखा रहा था तो अब क्या देखते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है वो किस जगह पे खड़ा है क्योंकि वहाँ पे जो मसाइल है एक तो इंसानी हकूक का जनादा रोज़ निकलता है ना कवानीन है लोगों को पता है कि यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं ये भी डर और खौफ है कि उस तरफ कोई जाता नहीं ना कोई जमहूरियत है हर चीज़ जो है वो 2 नंबर तरीके से चल रही है। देखिए वहां पर जब तक नए सरमायाकारी नहीं होगी हुँ, नए बाहर की कंपनियां आकर नहीं करेंगी उस वक्त हालात बेहतर नहीं होंगे हुँ, और अभी तक वहां का माहौल ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर जो गैर मुल्की सरमायाकार है उसकी तवज्जो उस तरफ पाकिस्तान की तरफ हो जी, और वहां जब तक अमन के हालात नहीं होंगे एक डेमोक्रेटिक हुकूमत नजर नहीं आएगी लोगों को हुकूमतों को ये नजर नहीं आएगा कि हाँ सरमायाकार को कि मेरा सरमाया महफूज है जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं करता वो अपनी के लिए करता कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट बन जाए और मैं उसमें कुछ कमाऊं हुँ। अगर वो कमाने का जरिए उसको नजर नहीं आता तो वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करता इसलिए हालात इस किस्म के हैं कि वहां पर अभी तक सरमायादारी कोई नया सरमायाकार सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है
आपने पता नहीं कल इंटरव्यू देखा कि नहीं देखा, साले शाह साहब जो सेनेटर रहे हैं, साले शाह साहब वो शख्सियत है जो हर जितने भी तालिबान के साथ 5 या 6 दफा जो बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब, अपनी बेनजीर भुट्टो साहब और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं उसके अंदर साले शाह साहब को शामिल किया जाता है। वो वजीरिस्तान के रहने वाले हैं और वहां के एक बड़े सरदार हैं। उनका कल इंटरव्यू यहाँ पर नशर हुआ और उन्होंने साफ कहा कि भाई हम इस तरफ आने के लिए तैयार ही नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बात मानो। तालिबान बातचीत करने के लिए तैयार है, कुछ लो तो कुछ दो का असूल के ऊपर वो कहते हैं बैठ के हमसे बातें तो करो, लेकिन हमारा सबका रवैया अब तक ये है कि वहां पे हमारी बात मानो जो हम कह रहे हैं। तो वो कहते हैं इस सूरत में तो वहां अमन नहीं होगा, तो अगर अमन नहीं होगा तो फिर बात है मुल्क की सरमायाकार भी नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, तराने गाओ, नगमे गाओ, भंगड़े डालो, पाबंदियाँ लगाओ, बीवी की तरफ घूर ले, ये कर ले वो कर ले। जिन कौमों ने तरक्की करनी, यूरोप की ये जो अभी खान साहब ने आपको बताया कि यूरोप की मंडी और हिंदुस्तान की साथ तजारत का ये मुआहदा हुआ और इससे कितना यूरोप को फ़ायदा होगा, इंडिया के लोगों को खुशहाली मिलेगी। ठीक है, गुर्बत वहाँ पे भी है, देखिए हमारे जो है वो हमारी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। डायलॉग फिल्मी पंजाबी फिल्में वो देख देख के दिमागी तौर पे ये हुक्मरान जो है उसी तरह चल पड़े, लेकिन ये आज भी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे ये मुआहदा जो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें IMF से कर्जा मिलता है, बाद वो हमें फ़ायदा है। इंडिया के ऊपर कोई कर्जा नहीं, उसका ख़जाना देखे जा, मगर बदकिस्मती कई दफ़ा तो वैसे गौर किया जाए तो बंदा कई कोई सोचता है, मगर मैं इस तरह की बात करूँगा फिर मेरे ऊपर फतवे शुरू हो जाएगा। आपको ख़ुद भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद क्या तरक्की की, क्या हालात है वहाँ पे, क्या ज़िंदगी है, एक जेल बना दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब करने जुड़े।